आज हमारा कौन सा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है? परफॉर्मेंस मेजरमेंट। नाम से पता चल गया होगा परफॉर्मेंस मेजरमेंट क्या मतलब है। परफॉर्मेंस मेजरमेंट बेसिकली होता क्या है कि परफॉर्मेंस को मेजर करना। बिजनेस को चलाने के लिए आपको अपनी मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस को मेजर करना ज़रूरी होगा। आपने जो एम्प्लॉयज रखे हैं उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करना ज़रूरी हो गया। अगर आप उसे नहीं करोगे, मेजर नहीं करोगे, ना उसका सर का पता होगा ना उसके पाँव का पता होगा कि कर क्या रहा है बंदा, तो बिजनेस ही डूब जाएगा। कोस्ट इतने पैसे लगा ले अगला और आप ध्यान ही नहीं रख रहे कि कोस्ट बचा ही नहीं रहा कोई, या कुछ इस तरह के काम हो रहे हैं जिससे एक्स्ट्रा कोस्ट लग रही है, या वैसी बिजनेस की गुडविल, बिजनेस का नाम खराब हो रहा है, आप लोग उस चीज़ पे को मेजर कर ही नहीं रहे, तो बिजनेस एट लास्ट डूबने का खतरा है। तो परफॉर्मेंस मेजरमेंट बेसिकली है क्या? ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है कि कंट्रोलिंग का, कि बंदा जब फॉर एग्जांपल एक बंदे ने हमने एक कंपनी ने बजट रखा, बजट के बाद उसके एक्चुअल रिजल्ट्स आए, उनको अगर वो मैच नहीं करेगा, उनको अपनी परफॉर्मेंस देखेगा ही नहीं, अपने एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस देखेगा ही नहीं, तो कंट्रोल कैसे होगा? तो इसका मतलब कंट्रोलिंग का एक ये जरिया है परफॉर्मेंस को मेजर करना, कि बंदा जो है पर। और कंट्रोलिंग क्या होती है? बेसिकली प्लान और एक्चुअल को कंपेयर करना, जो कि बहुत ज़रूरी पार्ट है बिजनेस को रन करने के लिए। अब इस परफॉर्मेंस मेजरमेंट में हमने स्टार्ट कहाँ से करना है? हमारा पहला जो टॉपिक है, हमारा पहला टॉपिक है मिशन। देखो, हमेशा एक बिजनेस, कोई भी काम होगा वो किसी न किसी मिशन के तहत चल रहा होगा। इसी तरह एक बिजनेस भी जो रन कर रहा होता है एक मिशन के तहत ही कर रहा होता है। जैसे मिशन कुछ भी हो सकता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना मिशन हो सकता है, मार्केट में एंटर होना मिशन हो सकता है, मार्केट में लीडर बनना कि सबसे नंबर 1 पे हम आए, ये आपका मिशन हो सकता है, मार्केट में सबसे सस्ती चीज प्रोवाइड करना, ये हमारा मिशन हो सकता है। तो मिशन कुछ भी हो सकता है। या और आपका जो आप प्रोवाइड क्या करना चाह रहे हो अगलों को, ये आपका मिशन होता है बेसिकली। मिशन क्या होता है? बेसिकली पर्पस ऑफ बिजनेस। पर्पस ऑफ बिजनेस के वो करना क्या चाह रहे हैं, वो अचीव क्या करना चाह रहे हैं, व्हाट बिजनेस वांट टू अचीव एंड टू नॉट अचीव। मतलब मेरा कहने का मतलब कि बिजनेस क्या चाहता है, क्या अचीव करे। हो सकता है बिजनेस चाह रहा हो कि हम गुडविल अचीव करें, मतलब अपना नाम बनाएं, और क्या अचीव ना करें, मे बी वो कहे कि हम मार्केट में अपना बैड इमेज हमें नहीं होना चाहिए। तो इससे बचने की भी कोशिश है कि हमारा बैड इमेज ना हो, और इसको पाने की कोशिश है। ये होता है बेसिकली एक बिजनेस का मिशन। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को अगर मैं हूँ, अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं पढ़ाता हूँ, तो मेरा मिशन क्या है कि मैं मार्केट में एसीसी के स्टूडेंट्स को पढ़ाऊँ। तो ये मेरा क्या मिशन है। तो बिजनेस किसी ना किसी मिशन के ऊपर ही चल रहा होता है। इस तरह मिशन के बगैर कोई काम नहीं होता। तो अब मिशन अचीव करने के लिए ऑब्वियसली आपको फ्यूचर में देखना होगा कि हम फ्यूचर में क्या क्या ऐसे काम करें कि हमारे मिशन अचीव हो। जैसे आज मैं बैठा हूँ, मैं चाहता हूँ कि यार एसीसी के स्टूडेंट्स में मैक्सिमम स्टूडेंट मैं पढ़ाऊँ मैनेजमेंट अकाउंटिंग फॉर एग्जांपल, मैं चाहता हूँ, ठीक है ना। अब उसके लिए मुझे कुछ इकदाम लेने पड़ेंगे, मुझे कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि फ्यूचर में मैं कुछ ऐसा क्या करूँ कि वो मैं मिशन अचीव कर लूँ। तो मैं कुछ ना कुछ सोचूंगा ना कोई प्लान बनाऊंगा, कोई ना कोई एक लिखूंगा कहीं पे कि क्या क्या काम मैं ऐसे करूँ कि मेरा मिशन अचीव हो। वो जो फ्यूचर में आप करना चाह रहे हो, सोच रहे हो, इससे बोला जाता है विजन। बिजनेस की टर्म में इसको बोला जाता है वीएन। वीएन क्या होता है? बेसिकली आप फ्यूचर में देख रहे होते हो कि यार मैं जो मिशन अचीव करना चाहता हूँ, मिशन जो मैं जिस रीजन पे मैंने बिजनेस खड़ा किया है, उसके लिए मैं काम क्या करूंगा, और उसके लिए जो मैं सोचूंगा वो मेरा क्या वीएन। जैसे बंदा कहता है ना यार मेरा वीएन बहुत क्लियर है, इसका मतलब क्या है कि जो मैं करना चाह रहा हूँ, अचीव करना चाह रहा हूँ, उसके लिए जो मैंने स्टेप्स लेने हैं वो मेरे बड़े क्लियर है। या बोला जाता है यार अपना वीएन क्लियर रखो ताकि मुश्किलात ना हो। एक स्टूडेंट को बोला जाता है जब वो सेकंड ईयर में आता है, उसे बोला जाता है अपना वीएन क्लियर रखो ताकि तुम्हें पता हो कि आगे करना क्या है। कुछ स्टूडेंट्स इस चीज़ के कश्मकश में होते हैं कि कहाँ जाएं, इंजीनियरिंग में जाएं, सीसीए में जाएं, डॉक्टरी में जाएं। तो वीएन क्या होता है? आप अपने फ्यूचर के बारे में स्टेप्स वगैरह सोच के रखो।
एक ये टर्म थी, विजन थी। अच्छा, अब होता क्या है कि मिशन का पर्पस क्या होता है मिशन का बेसिकली। देखो मिशन जो है ना, जो मैंने कहा कि एक बिजनेस का कोई ना कोई मिशन होता है, पर इसका पर्पस क्या होता है कि कंपनी एग्जिस्ट क्यों करती है। दो दो बेसिक चीजें होती हैं जिस पे कंपनी खड़ी होती है। सबसे पहली चीज जो कंपनी के जहन में होता है कि हमने ये करना है, पहली चीज टू क्रिएट वेल्थ फॉर शेयर होल्डर, मालिक के लिए पैसा बनाना। हम लोग जॉब करते हैं, हम लोग फॉर एग्जाम्पल हम अकाउंटेंट्स हैं, अकाउंटेंट की जॉब करते हैं या हम ऑडिट डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं। हमारा मकसद, पहला मकसद क्या होगा कि हम बेस्ट से बेस्ट काम करें, बेस्ट से बेस्ट काम करेंगे, प्रॉफिट बहुत बढ़ेगा, पैसा बहुत कंपनी में आएगा, कस्टमर हमसे अट्रैक्ट होगा, पैसा किसका बढ़ेगा, मालिक का। तो पहला मिशन का जो मकसद होता है वो यही होता है, जो जहन में हर हर एक बंदे के जहन में होता है। और दूसरा टू सेटिस्फाई ऑल स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स बेसिकली, अगर आप लोगों ने F1 पढ़ा हुआ है तो आप लोगों को स्टेक होल्डर्स का मतलब पता होगा। अगर नहीं पढ़ा हुआ तो ऑब्वियसली नहीं पता होगा। स्टेक होल्डर्स का बेसिकली मतलब होता है कि बिजनेस में जो भी आपसे कनेक्ट है, बिजनेस में आपके कस्टमर भी आपसे कनेक्ट है, आपके एम्प्लॉय भी कनेक्ट है, आपका मालिक भी बिजनेस से कनेक्ट है, आपके सप्लायर्स भी आपके साथ कनेक्ट है, आपके बिजनेस के जो मतलब आपके साथ है, मतलब आपके साथ वाली बिल्डिंग है, वो भी क्योंकि आपके साथ कनेक्ट है, मतलब किसी ना किसी तरह उसका ताल्लुक है आपके साथ। स्टेक होल्डर की किसी भी तरह बिजनेस का उसका उसका ताल्लुक हो, गवर्नमेंट बिल्कुल, गवर्नमेंट भी आपका स्टेक होल्डर। तो ये सारे के जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं जिनके साथ आप कनेक्ट है, उन सबको सेटिस्फाई रखना। दूसरा मिशन, जो बेसिक मिशन के दो कह लो कि कंपनी एग्जिस्ट क्यों करती है, जो बेसिक वजूहत होती हैं वो ये दो ही होती है। मालिक यही सोच रहा था कि एक तो मेरे लिए पैसा बने और दूसरा सारे स्टेक होल्डर्स मेरी कंपनी से राजी रहें, और मैनेजमेंट के जहन में भी यही डाला जाता है। मिशन से ना एक आगे टर्म निकली है, मिशन स्टेटमेंट। मिशन में बार बार मिशन क्यों बोल रहा था, असल में मैंने समझाना मिशन स्टेटमेंट था। मिशन स्टेटमेंट क्या होती है, एक ना छोटी सी रिटर्न स्टेटमेंट होती है, एक फॉर्मल और छोटी सी रिटर्न स्टेटमेंट होती है जिसपे ना बिजनेस के लिखे होते हैं पर्पस, कंपनी के इसमें लिखा क्या होता है, कंपनी है क्यों, पर्पस ऑफ कंपनी। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग अगर विजिट करो अकाउंटेंसी हब, हमारा पेज विजिट करो फेसबुक पर, तो आपको सबसे पहले नजर आएगा कि वी प्रोवाइड दिस सर्विसेज, या वी आर प्रोवाइडिंग, हम मार्केट से हटके ये चीज एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहे हैं, या हमारे पास ये फ्लेक्सिबिलिटीज हैं और हमारा हम ये चीज प्रोवाइड कर रहे हैं। वो क्या है, हमारी एक छोटी सी रिटर्न स्टेटमेंट है कि हमारा पर्पस क्या है, अकाउंटेंसी आपका पर्पस क्या है। तो वो हमारी क्या है, मिशन स्टेटमेंट। देखो जब आप स्टार्ट करते हो ना बिजनेस, तो अक्सर आपने आपकी कोई भी बिजनेस को विजिट करो ना, उनका प्रोस्पेक्टस खोलो, उनकी इंट्रोडक्शन कहीं से पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो या कहीं से, सबसे पहले उस कंपनी के नीचे ना लिखा होता है, एक एक लाइन लिखी होती है, एक पैराग्राफ लिखा होता है, वो किसी सीईओ ने लिखा होता है या किसी ने लिखा होता है। वो क्या होता है बेसिकली, वो कंपनी का की मिशन स्टेटमेंट होती है जो बता रही होती है कि कंपनी का पर्पस क्या है। लेकिन सीन ये है कि मिशन स्टेटमेंट का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होता। मैं चाहूँ उसको पॉइंट्स में लिख लूँ, मैं चाहूँ उसको पैराग्राफ फॉर्म में लिख लूँ, मैं जिस तरह चाहूँ उसको लिख सकता हूँ। बस दो तीन चीजें हैं जिसका ख्याल रखना जरूरी होता है मिशन स्टेटमेंट लिखने के लिए। तीन पॉइंट्स हैं। पहली चीज, ब्रेविटी। ब्रेविटी का मतलब होता है इजी टू अंडरस्टैंड एंड रिमेम्बर। देखो फॉर एग्जांपल मैंने ना इंस्टीट्यूट खोला और क्या कहते हैं, आ रहे मेरे पास कुछ कस्टमर्स आए और उन्होंने मेरी मिशन स्टेटमेंट पढ़ी। अब इतनी मुश्किल मैंने मिशन स्टेटमेंट लिखी हुई है, इतनी मुश्किल, पहली बात उनको समझ नहीं आ रही, दूसरी बात इतनी मुश्किल कि उन्होंने इतनी गौर से पढ़ी नहीं, अब कल को उनके जहन में नहीं होगा।
अगर मैंने इजी इतना लिखा होगा कि हम ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हमारे पास ये टीचर्स हैं, हमारे पास ये इस तरह हम रिकॉर्डेड भी प्रोवाइड करते हैं, लाइव भी करते हैं, कस्टमाइज भी करते हैं, उनके ज़हन में रहेगी ये चीज़। कल को उनको कोई सर्विसेज चाहिए होती है या उनके जानने वालों को सर्विसेज चाहिए होंगी, वो हमारे पास उनको रेफर कर देंगे। लेकिन अगर मैंने मिशन स्टेटमेंट इस तरह की लिखी होगी कि हम हैवी किस्म की इंग्लिश जो किसी को समझ नहीं आ रही होगी, तो फायदा नहीं होगा। तो पहली चीज़ ब्रेविटी, दूसरी चीज़ फ्लेक्सिबिलिटी। असल में फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है कि आप अपनी मिशन स्टेटमेंट के थ्रू कस्टमर को अट्रैक्ट करो, कि उसको लगे कि यार अगर मैं यहाँ से सर्विसेज लेता हूँ ना, उसको स्टेटमेंट देखने के बाद लगे कि अगर मैं यहाँ सर्विसेज लेता हूँ ना, तो बड़ा एक फ्लेक्सिबल माहौल होगा। जिस तरह एक दो कॉलेजेस हैं फॉर एग्जांपल, कॉलेज ए और कॉलेज बी। कॉलेज ए में क्या है, दोनों एसी से कराते हैं। कॉलेज ए में क्या है, लाइव क्लास होती है, दोनों में लाइव हो जाती है, ठीक है ना। उसके बाद जब रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करनी होती है ना, तो ए और बी जो है ना उसी दिन रिकॉर्डिंग फॉर एग्जांपल प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन होता क्या है कि रिकॉर्डिंग आपके पास रिटेन आप कब तक रख सकते हो, मतलब रिकॉर्डिंग आपके पास कब तक रहेगी। रिकॉर्डिंग का सीन ये है कि ना आप ए कहता है कि ना आप डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड भी नहीं कर सकते, और सीन ये है कि सिर्फ रिकॉर्डिंग 24 आवर्स तक अवेलेबल रहेगी, उसके बाद खत्म हो जाएगी बस, ठीक है। और मिस्टर भी कह रहा हूँ, कंपनी जो इंस्टीट्यूट भी है वो कहता है हमेशा के लिए, जब तक आपके पेपर नहीं होता आपके पास लेक्चर्स रहेंगे। अब उसकी मिशन स्टेटमेंट में सिर्फ ये दो चीजें लिखी होंगी कि हम रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड करते हैं। इसकी मिशन स्टेटमेंट में लिखी होगी हम रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करते हैं आपकी एग्जाम तक। स्टूडेंट कहाँ जाएगा, ए के पास ज्यादा अट्रैक्ट होगा बी के पास। ऑब्वियसली स्टूडेंट क्या कहेगा कि हमारे पास यार लेक्चर्स एंड तक पढ़े रहे हैं, ताकि अगर कभी रिवीजन का मौका मिले तो हम रिवीजन कर लें लेक्चर खोल के। ये तो 24 आवर्स में तुम कर देते हैं, 24 आवर्स में तो बंदा देख ही नहीं सकता। तो ज्यादा फ्लेक्सिबल कौन है, ज्यादा फ्लेक्सिबल ये होता है कि आप कस्टमर को फ्लेक्सिबल माहौल दो कि यार कोई नहीं है, थोड़ा अरसे बात कर लेना। तो बी जो ज्यादा फ्लेक्सिबल है, तो आपकी मिशन स्टेटमेंट में भी फ्लेक्सिबिलिटी शो होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, टू अकोमोडेट चेंज, कि अगर थोड़ा बहुत इस तरह सीन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और फ्लेक्सिबिलिटी बताता हूँ। अब हमारा इंस्टीट्यूट है लाइव, वो सॉरी फेस टू फेस, स्टूडेंट्स आते हैं। एक इंस्टीट्यूट है जो जैसे फॉर एग्जाम्पल 9 बजे क्लास हुई, वो कहता है भाई अगर आप 9:05 पे भी आओगे ना, आप क्लास के अंदर आ ही नहीं सकते, आपको वहीं से घर वापस जाना है, ठीक है। और एक इंस्टीट्यूट है वहाँ पे आप कोई नहीं, अगर थोड़ा बहुत लेट ज़्यादा हो जाता है तो कोई मसला नहीं होता, 10-15 मिनट के बाद भी आपको एंट्री कर लेते हैं। ज़्यादा फ्लेक्सिबल कौन हुआ, दूसरा इंस्टीट्यूट जो कभी भी आपको एंट्री कर सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। स्टूडेंट कहाँ सोचेगा, कहाँ जाएगा, वहाँ जाएगा जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा हो, जहाँ पे थोड़ा बहुत अगर चेंज हो गई है, चेंजिंग जो है वहाँ पे उनको एकोमोडेट किया जाए, उनको एक्सेप्ट किया जाए, ना कि बस एक फिक्स माहौल है और फिक्स पे चले। कस्टमर कभी भी इस चीज़ से राज़ी नहीं होता। तीसरी चीज आपकी जो मिशन स्टेटमेंट है ना, उसमें डिस्टिंक्टिवनेस होनी चाहिए। डिस्टिंक्टिवनेस बेसिकली होता है डिफरेंस, कि आपका जो मिशन है उसमें कोई डिफरेंट रंग होना चाहिए, डिफरेंट मिशन होना चाहिए। ये नहीं आपने करना कि आप जाओ, मैंने फॉर एग्जांपल एजीसी का इंस्टीट्यूट खोलना और मैंने मिशन स्टेटमेंट बनानी है, तो मैं बड़े बड़े कॉलेजेस की मिशन स्टेटमेंट देखूँ और सेम वहीं से कॉपी पेस्ट कर दूँ, या वहां से आइडिया अगर मैं वहीं से कर दूंगा तो वो सर्विसेज तो वो भी प्रोवाइड कर और मैं भी, तो स्टूडेंट कहेगा कि यार वो तो पुराने बैठे हुए हैं तो हम उन्हीं से लेंगे, इनसे नहीं लेने। हमें अपने मिशन स्टेटमेंट में कुछ ऐसा डिफरेंट शो कराना है, कोई ऐसी चीज शो करानी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपने क्या कहते हैं अकाउंटेंसी अगर लिख दूं कि अगर कोई पास नहीं होता फॉर एग्जांपल, तो उसकी फीस वापस, या फीस वापस नहीं तो अगली बार अगर फॉर एग्जांपल वो रीसिटिंग करना चाह रहा है, दोबारा से पेपर देना चाह रहा है, तो हम उसे बिल्कुल फ्री पढ़ाएंगे, ठीक है। ये चीज मैं वहां लिखूँ, ये क्या है सबसे मुझे डिफरेंट क्या रहा है। या फिर मैं लिखूँ कि जिसने 2 पेपर्स दिए और उसके इतने परसेंट मार्क्स आए, तीसरे पेपर में हम उनको डिस्काउंट देंगे या कैशबैक देंगे। तो वो चीज ऑब्वियसली अब बाकी जगह नहीं लिखी, तो मैंने क्या किया, थोड़ा मिशन में अपने डिस्टिंक्टिवनेस ले आया कि हमारी जो कंपनी है वो अगर मार्केट में है तो सबसे अलग कुछ प्रोवाइड कर रही है, जिस वजह से कस्टमर अट्रैक्ट होगा। तो ये तीन चीजें जो हैं एक मिशन स्टेटमेंट में होनी चाहिए। हाँ, जरूरी नहीं स्टैंडर्ड के मुताबिक, जरूरी नहीं है, नो स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ये याद रखना कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट अगर आए ऐसा नहीं, हाँ फॉर्मल होनी चाहिए, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्मेट का कोई सीन नहीं है इसमें। आपका फॉर्मेट जैसा मर्जी हो, बस मिशन स्टेटमेंट एक नॉर्मल इस तरह शो हो कि अंडरस्टैंड अकोमोडेट चेंज वाली हो, और डिफरेंस हो मिशन में आपके थोड़ी सा
कह लो डिस्टिंक्टिवनेस है। अच्छा, मिशन स्टेटमेंट का बड़ा एक रोल है प्लानिंग पर्पस में। जो मिशन स्टेटमेंट है ना, ये प्लानिंग पर्पस में इसका बहुत वाइटल रोल है। देखो किस तरह आपने प्लान करना है, कुछ ना कुछ प्लान करना है। आपने किस तरह करना है कि आपने कहा कि मैंने 6 महीने या 1 महीने के लिए कितना माल मंगवाना है, ये प्लान करना है, या मैंने क्या करना है, ठीक है ना। तो ये मिशन स्टेटमेंट जब आपकी होगी ना, तो जब आप प्लान बना रहे होगे ना, तो आपकी आपकी नजर में मिशन होगा। तो प्लान भी आप किसके मुताबिक बनाओगे, प्लान उसी के मुताबिक बनाओगे ना कि आपका जो मिशन का पर्पज है। ऑर्गेनाइजेशन का जो मिशन है वो फुल हो रहा है, उसका पर्पस फुल हो रहा है। अगर आप मिशन स्टेटमेंट बनाओगे तो प्लान भी इस तरह बनाओगे, उसके मुताबिक बनाओगे। अगर आपने कोई मिशन स्टेटमेंट बनाई नहीं होगी तो आप प्लान खुलेआम बनाई जाओगे ना। आप देखोगे ही नहीं कि मिशन मेरा क्या है, मैं पहुंचना कहाँ चाहता हूँ, और प्लान मैं अपनी मर्जी से बनाई जा रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ, मेरा मिशन ये है कि मैं ACCA के स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करूँ, ठीक है ना। लेकिन अभी मैंने ये मिशन स्टेटमेंट कहीं लिखी नहीं है ना, मेरा मिशन जेन में है, बस एक छोटा मोटा मेरे पास है कि हाँ ठीक है यार, ये मैं ऐसे करूंगा। अब इससे क्या होगा कि मैं प्लान ना लगूं, मेरे सामने कोई मिशन नहीं है, मैंने प्लान में क्या किया, मैंने खुलेआम जो है ना, मैंने तमाम जो है ना ACCA में ना के स्टूडेंट्स को पोस्ट भेजी, ठीक है ना। और मैंने इतना कोई हाथ से हाल नहीं रखा, मैंने कहा चलो कोई नहीं, उसमें जितने भी स्टूडेंट, अब ACC सारे स्टूडेंट्स को भेजना मुश्किल है इकट्ठे, मतलब सारे ACC को टारगेट करना और भेजना मुश्किल है। वो सारी पोस्ट मैंने इधर उधर भेज दी, अपना FSC के स्टूडेंट्स को भी भेज दी, BSc के भी। अब FSC BSc वाले स्टूडेंट्स तो ACC पढ़ेंगे ही नहीं। इससे क्या होगा कि मेरी वो कस्टमर ज़ाया हो जाएंगे, मतलब जो चीज़ मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ मेरे पास आ नहीं रहा। अगर मेरा मिशन होगा भाई ACCA की मार्केट को टैग करना है, तो मैं कुछ प्लान्स करूंगा, ऐसी प्लानिंग करूंगा कि मेरे साथ कुछ यूं हो कि मैं पोस्ट करूं, किसी तरह उनके पेजेस पे जो ACC कह रहे हैं मेरी पोस्ट जाए। तो मैं क्या करूंगा, अपने जो ऑर्गेनाइजेशन का जो मिशन अचीव करने के लिए जब प्लान में होंगे, तो उसके अंदर ये चीज भी खुद बहुत शामिल हो जाएगी, क्योंकि वो मैंने मिशन जेन में रखा हुआ है। अगर नहीं रखोगे तो प्लान के अंदर वो चीज शामिल खुद बहुत नहीं होगी। उसके बाद देखो, आपने अपना जो मिशन है आपने उसको एक दफा इम्प्लीमेंट किया, फिर इम्प्लीमेंट किया, फिर इम्प्लीमेंट किया। इससे क्या होगा कि आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी परफॉर्मेंस को भी इवेल्युएट कर सकोगे कि यार क्या मैंने जो इम्प्लीमेंटेशन की है मेरा मिशन अचीव हो रहा है, ठीक है। आप इवेल्युएट करोगे, आपके डिसीजंस में कंसिस्टेंसी आएगी। कंसिस्टेंसी क्यों, आपने एक दफा प्लान किया, आपने 4-5 पॉइंट बनाए, आपको लगा 5 पॉइंट्स बनाए जिसकी बेस पे आप क्या कहते हैं अपना मिशन अचीव कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा करके आपने ना उस चीज को स्क्रीन किया कि यार इसमें से कौन सा ऐसा पॉइंट निकालें और 4 पॉइंट्स पे पहुंचे, उन 4 पॉइंट्स पे करें ताकि ज्यादा स्पेसिफिक ऑडियंस हो जाए, ज्यादा स्पेसिफिक हम हो जाए, ताकि हमारी मार्केट अच्छी हो सके। तो होगा क्या, आपने एक पॉइंट को निकालना, आपको लगता है यार इसमें से ये एक पॉइंट है जो ना, मतलब लग रहा है कि अगर हम निकाल भी देंगे ना तो हमारे मिशन पे कोई फर्क नहीं आएगा, हम उस पॉइंट को निकाल के 4 पॉइंट्स पे अमल करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपके डिसीजंस बहुत कंसिस्टेंट किस्म के हो जाएंगे। आप बड़ा एक स्पेसिफिक किस्म का मार्केट में डील कर रहे होगे, और अपना टाइम और पैसा कॉस्ट कहीं और ज़ाया नहीं कर रहे होगे, बल्कि बड़ा स्पेसिफिक हो गए उन्हीं के लिए लगा रहे होगे, जिनसे आपको इन फ्यूचर फायदा होगा। ये तब होगा जब आपके जहन में मिशन और आपके पास मिशन स्टेटमेंट प्रॉपर तरीके से पड़ी होगी। और ऑब्वियसली सबसे आखिरी चीज इम्प्लीमेंटेशन, कि जब आपने प्लान प्रॉपर बनाया, अपने मिशन के मुताबिक इवेल्युएट किया कि हमने करना किसको हमारा है, तो खुद ब खुद इम्प्लीमेंटेशन भी आप लोग करने के लिए मोटिवेटेड हो गए। लेकिन अगर आपके पास मिशन नहीं है, मिशन स्टेटमेंट नहीं है, आपने अजीब सा प्लान बनाया, थोड़ा बहुत आपने देखा अच्छा यार ये पॉइंट्स हैं, इन पे अमल करके उन पे इम्प्लीमेंट कर दिया फजूल में, तो कोई फायदा होगा? कोई भी फायदा नहीं होगा। मिशन जो है ना, वो इफेक्ट करता है इम्प्लीमेंटेशन, ताकि वो प्लान स्ट्रेटजी के मुताबिक हो। प्लान स्ट्रेटजी मतलब वो इम्प्लीमेंटेशन, मिशन से क्या होता है कि इम्प्लीमेंटेशन बंदा उसके मुताबिक करता है जो उसने प्लान एक स्ट्रेटेजी रखी होती है, क्योंकि उसे पता होता है कि यार इसी के जरिए मैं वो 2 पॉइंट्स अचीव कर सकूंगा। कौन से 2 पॉइंट्स? इसी के जरिए मैं पैसा जनरेट कर सकूंगा मालिकों के लिए और स्टेक होल्डर को सेटिस्फाई कर सकूंगा। तो ये था हमारे पास मिशन स्टेटमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट रोल्स।
अब बात आती है जनाब गोल्स पर। अब हम बिजनेस के अंदर आ गए हैं, पहले हम बिजनेस के ऊपर ऊपर से दे रहे थे, अच्छा बिजनेस का मिशन ही होता है, अब बिजनेस के अंदर से सोचते हैं गोल्स। गोल्स क्या होते हैं? गोल्स पे जाने से पहले मैं आपको बताऊं कि गोल्स होते हैं दो किस्म के, पहले ये सुन लो फिर हम गोल्स पे पूछते हैं। एक होते हैं ऑपरेशनल गोल्स, एक होते हैं नॉन ऑपरेशनल गोल्स। देखो जो ऑपरेशनल गोल्स है ना, वो आप उनको ना, वो मेजरेबल होते हैं बेसिकली। ऑपरेशनल गोल्स मेजरेबल होते हैं। किस तरह कि फॉर एग्जांपल आपने गोल रखा कि कॉस्ट रिडक्शन करनी है 10% से अगले साल, तो ये आपका क्या मेजरेबल है 10%। ऑपरेशनल गोल क्या होते हैं? मेजरेबल होते हैं। लेकिन आपको पता है हर गोल मेजर नहीं किया जा सकता, तो जो गोल मेजरेबल नहीं होता, नॉट मेजरेबल, वो क्या होता है? नॉन ऑपरेशनल। जैसे फॉर एग्जांपल आप का है, आपकी यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना, अब आप चाहते हो कि मेरी यूनिवर्सिटी में जो जो चीजें चल रही हैं उनमें मेरा जो जितना भी स्टूडेंट्स पढ़ रहा है वो मुझसे सेटिस्फाई है। गोल आपका ये है। गोल क्या है? स्टूडेंट सेटिस्फाई है। तो इसमें कोई मैयर कर सकते हो? बिल्कुल मैयर नहीं कर सकते। तो जो गोल मैयरेबल नहीं होता उसे बोलते हैं नॉन ऑपरेशनल। जो मैयरेबल होता है, जो आप एक ऑब्जेक्टिव के तौर पे बता सकते हो कि यार हाँ मैंने इस बार अपनी सेल्स इतने से बढ़ानी है, मैंने कॉस्ट इतने से कम करनी है, मार्केटिंग खर्चा इतने से कम करना है, एडमिन खर्चा इतने से बढ़ाना है। ये चीजें क्या होती हैं आपकी ऑपरेशनल गोल्स। और नॉन ऑपरेशनल जो मैयरेबल नहीं होते। ये तो हमने पढ़ लिया फर्क दोनों में, लेकिन गोल्स होते क्या हैं? असल में गोल्स जो होता है, गोल होता है ना, वो मेन पर्पज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन पर्पज होता है ना, वो गोल होता है, जो कि मिशन को ना कह लो एक सहारा दे रहा होता है, जो मिशन के लिए एक सपोर्ट होता है। मतलब एक मिशन जिसपे खड़ा होता है वो गोल होता है, ठीक है ना। और ये गोल जो है ना, ये सेम होता है फुल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सेम फॉर होल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे फॉर एग्जांपल गोल एक ही होगा, बिजनेस का एक ही गोल होता है, एट अ टाइम दो गोल नहीं हो सकते। जैसे फॉर एग्जांपल एक बिजनेस का एक गोल है प्रॉफिट मैक्सिमाइज रहे, कि मैक्सिमम प्रॉफिट हम कमाएं। तो ये तमाम डिपार्टमेंट्स, तमाम कंपनी के लिए गोल क्या होगा? सिर्फ और वादुल शरीक सिर्फ एक यही होगा गोल कि भाई प्रॉफिट मैक्सिमम करना है, ये गोल है, ठीक है ना। और ये गोल अचीव करोगे तो मिशन खुद ब खुद अचीव हो जाएगा, ठीक है। इसके बरक्स एक और टर्म है ऑब्जेक्टिव। स्टूडेंट्स ना गोल और ऑब्जेक्टिव को आपस में मिक्स कर देते हैं। वो समझते हैं कि गोल और ऑब्जेक्टिव, बात तो यही होता है, बंदे यही कहते हैं गोल क्या है तुम्हारा या ऑब्जेक्टिव क्या है, तो बात एक ही है। नॉर्मल लाइफ में हम दोनों को मिक्स कर देते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है मेन, होता है सब डिवीजन ऑफ गोल्स। असल में गोल को ना सब डिवाइड कर दिया जाता है ऑन डिपार्टमेंटल लेवल। अच्छा डिपार्टमेंटल लेवल मतलब कि डिपार्टमेंटल लेवल पे किस तरह गोल को डिवाइड किया जा सकता है? देखो यार, कंपनी का गोल क्या था? प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, ठीक है। और पूरी कंपनी के लिए सेम है, चाहे जो भी डिपार्टमेंट है वो यही सोचेगा कि गोल हमारा क्या, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। ऑब्जेक्टिव क्या होगा? सब डिवीजन ऑफ गोल्स। जो गोल क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। हम क्या कहेंगे? हम जाएंगे सेल्स डिपार्टमेंट, और सेल्स डिपार्टमेंट के मैनेजर को कहेंगे कि यार कुछ ऐसा करो कि इस बार हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हो। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास जाएंगे जो यूनिट्स बना रहा है, उसे उसके मैनेजर को जाके कहेंगे कि भाई कुछ ऐसा करो कि हमारी जो कॉस्ट है वो कम हो। देखो मैंने गोल को ना सब डिवाइड कर दिया डिपार्टमेंटल लेवल पे। देखो गोल क्या था? प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, लेकिन मैंने सेल्स डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर को आगे ये नहीं कहा कि प्रॉफिट को मैक्सिमम करो, उनके हाथ में प्रॉफिट नहीं है। सेल्स डिपार्टमेंट के हाथ में है रेवेन्यू, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हाथ में है कॉस्ट। मैंने इसको कहा भाई रेवेन्यू को ज्यादा करो, कॉस्ट को कम करो। देखो अब ये लदा काम कर रहा है, सेल्स डिपार्टमेंट लदा काम कर रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लदा काम कर रहा है, लेकिन जब ये दोनों इकट्ठे काम करेंगे एज अ होल कंपनी, देखो जरा अगर देखा जाए
नेट इफेक्ट क्या होगा कि रेवेन्यू जब ज्यादा होंगे, कॉस्ट जब जितनी ज्यादा से ज्यादा कम होगी, तो प्रॉफिट खुद ब खुद ज्यादा से ज्यादा होता चला जाएगा, जो कि मैंने ये बताया, गोल अचीव हो जाएगा। तो जब हम सब डिवाइड कर देते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को ऑन डिपार्टमेंटल लेवल, तो क्या करने के लिए, आखिर हमारा मकसद यही होता है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, लेकिन उसको उस तक पहुंचने के लिए, गोल तक पहुंचने के लिए डिपार्टमेंटल लेवल पे जो काम देखे जाते हैं, जो काम किए जाते हैं, जो कंट्रोल किए जाते हैं, उन्हें ऑब्जेक्टिव कहा जाता है। ये था गोल्स और ऑब्जेक्टिव में फर्क। हम जाते हैं आगे। अच्छा, ऑब्जेक्टिव जो है ना, हर डिपार्टमेंट, अब आपको पता है ऑब्जेक्टिव डिपार्टमेंटल लेवल पे होते हैं। ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट। स्मार्ट मतलब, स्मार्ट का मतलब कुछ यूं है, स्मार्ट असल में ये सीन है, SMART। स्मार्ट का मतलब, पहला एस का मतलब स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब क्या, कि फुल एक आपका जो है ना ऑब्जेक्टिव है, वो आपको क्लियर हो कि हाँ यार यही मैंने करना है। दूसरा चीज मेजरेबल हो, मेजरेबल होगा तो हम देख सकेंगे ना क्या हिसाब किताब है। तीसरी चीज अटेनेबल हो, इस तरह का ऑब्जेक्टिव ना हो गया वो आप अचीव ही ना कर सको, अटेनेबल होना बड़ा जरूरी है। चौथी चीज रिजल्ट ओरिएंटेड हो, रिजल्ट ओरिएंटेड कि इस तरह का ऑब्जेक्टिव हो कि उससे अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद हो। ये ऐसा ना करो कि रिजल्ट्स आए ना, बस मेहनत करी जा रहे हो ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए, रिजल्ट आए ना। और ये टाइम बाउंडेड हो, कि ये नहीं कि पैसों के चक्रों में आप वक्त जाया करी जा रहे हो बिजनेस का, और इस तरह बिजनेस लेट से लेट तरक्की करेगा। ये सारा स्मार्ट, स्मार्ट जो मैंने आपको बताया, सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स एक ऑब्जेक्टिव जो है ना उसके अंदर होनी चाहिए। अच्छा, अब याद रखना कि जो गोल्स है ना, गोल्स के बारे में मैं एक बात कहना चाह रहा था यहाँ पे, कि गोल्स जो है ना, देखो, अब गोल्स अचीव करने के लिए मैंने क्या कहा, कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की को कहूँगा प्रोडक्शन कॉस्ट कम करे, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कहूँ रेवेन्यू बढ़ाए, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ रेवेन्यू वाले के पास, वो कहता है ठीक है बढ़ा दूंगा, प्रोडक्शन वाला कहता है नहीं भाई, आपने माल ज्यादा मंगवाना है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी। देखो, अब जब ये तो बढ़ रहा है, लेकिन जब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रही है, तो एट लास्ट गोल अचीव हो सकता है? एट लास्ट गोल तो अचीव हो ही नहीं सकता। तो याद रखना कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, ये तो दो, एक डिपार्टमेंट ये, एक डिपार्टमेंट ये, हो सकता है आगे और डिपार्टमेंट्स भी होंगे, एडमिन डिपार्टमेंट, रिसर्च डिपार्टमेंट। इन सब डिपार्टमेंट्स को गोल अचीव करने के लिए एक पॉइंट पे आना पड़ेगा। अगर रेवेन्यू वाले को कहा जा रहा है कि गोल अचीव करने के लिए रेवेन्यू बढ़ाओ, तो वो बढ़ाए। इसको कहा जा रहा है कि कम करो, तो कम करे। इस चीज को बोलते हैं गोल कॉन्ग्रुएंस, कि तमाम डिपार्टमेंट्स गोल को अचीव करने के चक्कर में हैं, या उसको अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, और उन पे स्टेप, अगर एक भी डिपार्टमेंट नहीं कर रहा, या एक डिपार्टमेंट भी उसके खिलाफ है, तो कहेंगे कि कंपनी में कोई गोल कॉन्ग्रुएंस नहीं हो रही। गोल कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है आपस में इत्तेफाक होना। तो गोल अचीव करने के लिए भी आपस में इत्तेफाक होना जरूरी है सबका। सब हम हिम्मत करेंगे तो एट लास्ट कंपनी का गोल अचीव हो सकता है, ऐसे अचीव नहीं हो सकता। अच्छा, ऑब्जेक्टिव में सीन ये है कि ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि जल्द से जल्द काम करना है। कंपनी देख सकती है ना कि हमें लॉन्ग टर्म में अचीव करनी है कोई चीज, या शॉर्ट टर्म में। तो लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स, और शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, वो अपना लॉसेस पे लॉसेस सफर कर रही है बहुत, मतलब हर साल, ठीक है ना। तो अब अब वो देखो ना, अब उनको क्या करना पड़ेगा। वो अगर जल्द से जल्द नहीं लेंगी, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं फॉलो करेंगी कंपनी, तो वो तो डूब जाएगी। तो जब कंपनी को लगता है कि हमें जल्द से जल्द चेंज करना है, जल्द से जल्द हमने बचना है एक चीज से, तो उस चीज को, उसके लिए शॉर्ट टर्म। और कंपनी को लगता है कोई नहीं यार, हमने इन फ्यूचर पहुंच जाएंगे उस लेवल तक, आराम से करते हैं काम, तो वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के थ्रू भी कर सकती है।
अच्छा, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव वाला जो है ना, गोल्स और ऑब्जेक्टिव वाला सीन खत्म होता है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, जो एक टर्म है, शॉर्ट टर्मिज्म। देखो, एक जो बिजनेस होता है ना, उसके अंदर जो बंदे काम कर रहे होते हैं ना, बहुत ही काम होते हैं जो लॉन्ग टाइम के लिए काम करते हैं। ज्यादातर मैनेजर्स का क्या सीन होता है, वो 4-5 साल प्रैक्टिकल हो गए, सोचो 4-5 साल एक कंपनी में काम किया, अच्छी ऑफर आई कहीं से, वो चले गए, ठीक है ना। अब देखो शॉर्ट टर्मिज्म होता क्या है कि आप ना शॉर्ट टर्म में कुछ बेटर करने के लिए लॉन्ग टर्म में बेड़ा गर्क कर दो, लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को बैड कर दो, बेड़ा गर्क कर दो। मतलब किस तरह, देखो हम अगर देखें कि एक मैनेजर है, उसको बोनस मिलता है किस बेस पर, कि वो प्रॉफिट कितना कमाता है, कि उसका उसका जो वो ऑर्गेनाइजेशन है उससे प्रॉफिट कितना या यूनिट्स कितने बनाता है, फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। अब देखो, वो क्या सोचेगा कि मैंने कौन सा इतना लंबे अरसे के लिए रहना है, मेरी कौन सी कंपनी है, उसने शॉर्ट टर्म का सोचना है। वो क्या करेगा, वो शॉर्ट टर्म में उन पॉइंट्स को अचीव करने के लिए कोशिश करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट टर्म में वो अचीव करने के लिए वो कहे कि ना, कोई नहीं, हम ना मशीन का ना बेड़ा अगर खो गया है उसकी, लेकिन वो कहता नहीं यार, इसी मशीन पे काम करो और यूनिट्स निकालो, ठीक है ना। हर दिन ना 100 यूनिट्स बनता है मशीन से, और उसका जो है ना वो हो जाता है ओके काम। अभी खर्चा कितना आ रहा है, अभी मशीन की मेंटेनेंस का खर्चा आ रहा है। लेकिन अगर हम देखें कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से, अगर देखें लॉन्ग टर्म के लिहाज से, तो उसे मशीन बदल लेनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि हो सकता है जो नई मशीन लाए वो एक दिन में 200 यूनिट बनाए, फायदा ज्यादा किसमें होगा, कंपनी को। लेकिन वो मैनेजर लॉन्ग टर्म नहीं सोच रहा, वो कह रहा है मशीन नहीं लानी। क्यों? क्योंकि अगर वो मशीन का खर्चा करेगा तो जो मैनेजर, जिस भी डिपार्टमेंट का मैनेजर है, इस डिपार्टमेंट का खर्चा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि जब मशीन आएगी तो आपको पता है ना, कैपिटल एक्सपेंस ज्यादा होता है। कैपिटल एक्सपेंस मतलब कि मशीन जितने की खरीदेगा वो खर्चा होगा ना, तो उस खर्चे को यही देखा जाएगा ना कि इस डिपार्टमेंट ने खर्चा किया। अब जब खर्चा होगा तो ऑब्वियसली जब जब खर्चा होता है, उस खर्चा करने पे तो नहीं मैनेजर को बोनस मिलता। हमेशा बोनस तब मिलता है कि कॉस्ट को कम से कम लगाओ और यूनिट बनाओ। वो मैनेजर जो क्या है, उसको 100 बना रहा है और सिर्फ मेंटेनेंस कराई जाता है साथ साथ, और मशीन को चलाई जा रहा है, हालांकि मशीन की हालत कोई नहीं है चलाने वाली, लेकिन वो जबरदस्ती चलाई जा रहा है। अब दूसरा क्या, इससे पोल्यूशन भी हो रही है, मतलब ऑब्वियसली आपको पता है धुआं वगैरह। तो स्टेक होल्डर्स भी उस वक्त थोड़े बहुत होंगे, इधर उधर के नेबर्स में कोई अगर कोई फैक्ट्री या कंपनी है, वो थोड़ा डिस्टर्ब होगी हमसे। एम्प्लॉय खुद डिस्टर्ब होंगे, कस्टमर डिस्टर्ब हो सकते हैं अगर फैक्ट्री के साथ ही आपकी आउटलेट है। तो देखो यार, जो मैनेजर होता है वो ना लॉन्ग टर्म नहीं देख रहा होता, उसको परवाह नहीं होती कि कंपनी कहाँ जा रही है, उसको होती है भाई उसको सैलरी दो, अपना काम करेगा रोज का। तो वो हो सकता है कि लॉन्ग टर्म सोचना छोड़ दे। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि बोनसेस मुझे शॉर्ट टर्म के लिए मिलने हैं, मुझे साल बाद मेरी परफॉर्मेंस में बोनस मिल जाता है, उसको साल बाद मिल जाता है बोनस, 2 साल बाद मिल जाता है, 3 साल बाद वो कहता है चलो मैं छोड़ देता हूँ। हाँ, वो मालिक हो या उसको पता हो कि मैंने अगर 25 साल 30 साल काम करना है इस कंपनी में, तो वो सोचेगा हाँ यार, लॉन्ग टर्म में जब बिजनेस ऊपर जाएगा तो ऑब्वियसली फिर मेरी सैलरीज और मेरे बोनस भी तो बढ़ेंगे। लेकिन अमूमन मैनेजर ये ऐसा नहीं करते हैं, अमूमन मैनेजर शॉर्ट टर्म देख रहे हैं कि उनके डिपार्टमेंट का ठीक हो जाए, उनके डिपार्टमेंट कुछ ना कुछ कर ले। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो कि हर डिपार्टमेंट को होता है कि उस डिपार्टमेंट का बजट ज्यादा आ जाए, बजट ज्यादा मिल जाए उसको। कंपनी ने बजट किया, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख बजट दिया कि 1 लाख के अंदर सारा काम करना है। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेलिंग है और रिसर्च है, फॉर एग्जाम्पल ये 3 डिपार्टमेंट है। तीनों डिपार्टमेंट के मैनेजर चाह रहे होंगे कि 1 लाख में से ज्यादा हिस्सा किसके पास आए, मेरे पास आए, ठीक है ना। अब तीनों डिपार्टमेंट चाह रहे हैं, हालांकि ये नहीं देख रहे कि भाई हमें कम से कम खर्चा करना है, बस ज्यादा खर्चा आ जाए। अब देखो जब हर कोई इतना करेगा, पहली बात इख्तलाफ, दूसरी बात लॉन्ग टर्म नहीं देख रहे कि अगर हम आज ज्यादा खर्चा करेंगे, हमें ज्यादा खर्चा करने की आदत हो जाएगी, तो इन फ्यूचर बड़ा मुश्किल हो जाएगा कॉस्ट को रिड्यूस करना, जो हमने पढ़ा कॉस्ट रिडक्शन एंड वैल्यू एनहेंसमेंट। कॉस्ट को रिड्यूस करना, कॉस्ट को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सब अपना सोच रहे हैं, शॉर्ट टर्म में सोच रहे हैं कि मुझे अभी पैसा मिल जाए, लॉन्ग टर्म में कंपनी का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि आप लॉन्ग टर्म अचीव करने के लिए, शॉर्ट टर्म अचीव करने के लिए अपना लॉन्ग टर्म तबाह बर्बाद कर दो। आप छोटी सी काम के लिए आप क्या करो, क्या कहते हैं, अपने जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको सेक्रीफाइस कर दो। जैसे कुछ एग्जांपल अगर मैं बताऊं, तो पहली एग्जांपल तो मैंने बता दी कि एक पोस्टपोन कर रहे हो कैपिटल एक्सपेंडिचर को,
कि कोई नहीं बाद में ले लेना मशीन, बड़ा खर्चा करना ही नहीं चाह रहे, ताकि फिर खर्चा तो हमारे हमारे डिपार्टमेंट का आएगा, तो हम मैनेजर की बोनस कम होगा उस चीज़ से। ठीक है, क्योंकि जब अगर कैश फ्लो देखा जाएगा तो फिर अगर पोस्टपोन करेगा तो कैश इनफ्लो में आउटफ्लो तो होगा ही नहीं, क्योंकि वो मशीन ले ही नहीं रहा, तो इनफ्लो ज्यादा होगा। इनफ्लो ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली आपका मालिक, कैश फ्लो ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो मालिक खुश होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होगा कि बिजनेस का बेड़ा अगर हो रहा है, आप मशीन ले ही नहीं रहे। ठीक है, दूसरी चीज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या होता है? लॉन्ग टर्म खर्चा, क्योंकि रिसर्च से आज नहीं होता, रिसर्च होता है आप अगले 5-10 साल देख रहे होते हो। आप क्या, कुछ कंपनी क्या करती हैं कि कुछ मैनेजर्स क्या करते हैं अपने पैसे बचाने के लिए, पैसे पैसे के हम ये ना करें, बचा लें, कट कर देते हैं R&D कॉस्ट। हालांकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अगर आप रिसर्च छोड़ दोगे तो आप फ्यूचर में सर्वाइव नहीं कर सकते। नोकिया वालों ने रिसर्च छोड़ दी थी और एंड्रॉयड ने फिर ओवरकम कर लिया, और देखो आज नोकिया का कोई नाम नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने रिसर्च नहीं किया कि आगे भाई एंड्रॉयड आ रहा है। वो जावा और पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलते रहे, और आज देखो उनका नाम कुछ भी नहीं है। अब एंड्रॉयड जो है वो सबसे पाकिस्तान में एंड्रॉयड सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो रिसर्च कर रहे थे और उन्होंने उस पर कर लिया। तो अब देखो R&D आपको उस वक्त तो नहीं फायदा बन जाएगा, टाइम पर उस वक्त आपको लगेगा यार क्या यार टेंशन बनी हुई है। लेकिन अगर आप देखो क्या कहते हैं, इस चीज आप इस चीज को देखो, आप इस चीज को देखो कि लॉन्ग टर्म में फायदा होगा, तो वो चीज जो है ना, एक आम बंदा जो मैनेजर होता है वो नहीं सोच रहा होता। तो यहाँ पे मैं बंद कर रहा हूँ, आप लोग रिज्वाइन करो, अगली वीडियो में देखते हैं अगले पॉइंट्स।